आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, अपने पैरों पे चलकर जाते हो, तब जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हो तब आप अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर पाते हो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैजिक किया किसी ने, पूरा मतलब जो मांस है जो कुछ भी है वो सब खींच लिया किसी ने। तो लोग कहते थे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, अब पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं। जो आदमी जिसका फुट ड्रॉप होता था, जिससे यूरिन नहीं रोका जाता, आज वो यहाँ पॉडकास्ट पे बैठा हुआ है पिछले 2 घंटे से। मेरे हिसाब से तो अपने इंडिया में जितने भी यूथ हैं आधे डिसेबल है। किसी का शादी हो गया, अब वो कहते हैं अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब बच्चे करेंगे जो करें। भाई तुम 25 साल के हो, तुम्हारे बच्चे करेंगे अब। ये सोच डिसेबल नहीं लगती आपको? बिल्कुल। तो आशीष कितने पुशअप्स लगाते हो आप? अभी मैं 95 पुशअप्स। अगर आप नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो ऑड ही लगेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर आपको हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, तो घर पे बैठ के रोने धोने से बेहतर है। आप संदीप माहेश्वरी जी से भी मिला था, मैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ उनसे मिला था, लेकिन एक ऐसा इंसान जो एक स्टेट लेवल एथलीट हो, एक छोटी सी सर्जरी जो कि स्पाइन की सर्जरी के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो सके, उसकी पूरी दुनिया बदल के रख जाती है। मेरा ऑपरेशन खराब हो गया था और बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, चारों तरफ नेगेटिविटी थी, बस ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। आशीष स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर ही नहीं बल्कि एक थ्राइवर है। वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद, जब वो अपने पैरों पे बहुत ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंसानों की तरह वो नहीं कर सकते, बावजूद उसके आज वो कैसे कार चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना काम करते हैं और कंटेंट क्रिएशन करते हैं। ये एपिसोड हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसके अंदर वो जज्बा थोड़ा सा कम हो गया है, जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाते हो। आज आशीष की जर्नी आपको इस बात के लिए इंस्पायर करेगी कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, हम कैसे उस सबसे उभर सकते हैं और अपने परिवार के बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, सबके साथ। और जो कोई अगर ऐसे इंसान है जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिहैब प्रोसेस में हैं या फिर उससे गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये एपिसोड ज़रूर दिखाइएगा। पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपके लिए तो ये मुफ्त है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। थैंक यू सो मच। यार आशीष, आपने बताया कि जब आपको ये प्रॉब्लम हुआ उस ऑपरेशन के लिए, आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, अपने पैरों पे चलकर जाते हो जी। और जब ऑपरेशन ख़त्म होता है, तब जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हो तब आप अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर पाते हो। क्या हुआ था? मुझे पता ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि लगभग 2-4-5 दिन में जो बेड रेस्ट ख़त्म होता है, नॉर्मली जैसे ऑपरेशंस होते हैं, किसी का सर्जरी हुआ 1-2 दिन वो टफ सिचुएशन में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर करता है। तो मुझे लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा और मैं उसको हल्के में ले रहा था। हालांकि 2 दिन के बाद घर वाले थोड़े से घबरा गए थे, क्योंकि जो भी और लोग थे, 3-4 लोगों का ऑपरेशन होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बेसिक यही होता है। तो न्यूरोलॉजी में यहाँ पर कमला राजा हॉस्पिटल है, उसमें आदित्य शर्मा जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा किया था। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और मैं बेड रेस्ट पर था। टोटल जब मेरा 11 बजे मैं एंट्री किया और 3:30 बजे मेरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ। आईसीयू में था फिर 24 घंटे तक। उसके बाद फिर 1 दिन और 3 दिन के बाद जब मैं नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया उन लोगों ने, जब थोड़ा सा सिचुएशन सही कंट्रोल में आ गया, तो उसके बाद फिर ऐसा घर वालों को लगने लगा शायद, क्योंकि पहले तो स्वेलिंग रहता है बॉडी पे, उसके बाद फिर वो कम हो रहा था धीरे धीरे। तो स्वेलिंग जब कम हुआ तो नॉर्मली जितने थे उतने नहीं थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैजिक किया किसी ने, पूरा मतलब जो मांस है जो कुछ भी है वो सब खींच लिया किसी ने। अच्छा, विद इन 48 आवर्स के अंदर? हाँ। एक दिन के बाद अगला दिन और आपको लगा कि बिल्कुल पैरों में, कमर से नीचे ये थाई बिल्कुल जीरो, ये जो पीछे की होती है ये पिंडलियाँ, पिंडलियाँ पूरी जीरो। उसके बाद कमर के ऊपर ठीक ठाक थे, बेसिक जैसा कमज़ोर होने के बाद आदमी लगता है। 62 kg मेरा वेट था, 47 kg बचा था महज 48 घंटे के अंदर। और उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि भाई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, 19-20 टाँके आए हैं कमर पे, तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं रिकवर कर लूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, खाना पीना खाएंगे, घर जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन घर वालों को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर पहले कुछ नहीं कह रहे थे, बस आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं नॉर्मल। तो फिर 8-10 दिन हो गए। आपका वो जो ऑपरेशन था उसकी वजह क्या थी? वो ऑपरेशन क्या था? बचपन में जब मैं मतलब बहुत छोटा था, जब मैं पैदा हुआ
उस टाइम पे कमर पे कुछ मांस का ऐसा गुत्था टाइप का था। तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था वो चीज़ फॉलिक एसिड की कमी से आती है। अब उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट तो चलते नहीं थे, चेकअप नहीं चलते थे। मतलब फॉलिक एसिड की कमी जब माँ प्रेग्नेंट है हाँ, उस समय, उस टाइम पे तो उस टाइम पे इतने चेकअप होते नहीं थे, तो पता नहीं चला क्या कमी है क्या नहीं है। तो उस टाइम पे वो फॉलिक एसिड की जो भी टैबलेट्स, जो भी विटामिन जो कुछ होता है वो नहीं लिए। उसकी वजह से कमर पे जो है मांस का बल्ज टाइप का बन गया था। उसको डॉक्टर ने हटाया था ऑपरेट करके, जब मैं 15 दिन का हुआ हूँगा मैक्स टू मैक्स। तो उस टाइम पे हटा दिया था। उधर पे उन्होंने क्या है कि इससे बोला नहीं कुछ भी, उसको छेड़ा नहीं था। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपका 1 साल तक ये चलने लगता है, 1 या 1.5 साल में, तो फिर कोई इशू नहीं है, नॉर्मल चल फिर लेता है, फिर दिक्कत नहीं है, फिर अपना बड़ा होगा आराम से ठीक हो जाएगा। अच्छी सी टैबलेट्स दी, और अगर नहीं चलता है तो फिर थोड़ा दिक्कत है, आपको दिखाना पड़ेगा। और इसकी जो भी प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, इसकी जो भी प्रोग्रेस है, हाँ, तो ग्रोथ बेसिकली, हाँ, उसकी जो भी ग्रोथ है उसको फिर मॉनिटर करना पड़ेगा, कितना आ रहा है क्या आ रहा है, उसको फिर थोड़ा निगरानी में रखना पड़ेगा। तो जब मैं 8 महीने का हुआ तो मैं लिटरली रनिंग कर रहा था, नॉर्मली बच्चे नहीं करते हैं, मतलब दौड़ रहा था। सही बात। तो घर वालों ने सोचा कि ये तो नॉर्मल हो गया है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, हाथ पैर खड़े होकर अकेले चल रहा है, तो सब नॉर्मल है। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई चालू हुई, थोड़ा हम बड़े हुए, तो अपना जो भी नॉर्मल लाइफ जैसे आपका किसी का भी चलता है, मेरा भी चल रहा था। मैं हॉस्टल में गया, तो हॉस्टल में कभी कभी लोग मुझसे ऐसे बोलते थे कि आशीष भाई आपकी चाल थोड़ी डिफरेंट है। ओके। हाँ, तो उनको शायद लगता होगा, वो फील आता होगा, मुझे नहीं दिखता। जब मैं रनिंग कर रहा था या वॉलीबॉल खेल के आ रहा था, तो उस टाइम पे कभी कभी ऐसा फील होता था कि हाँ भाई मतलब थोड़ा सा थक गए हैं। और थकने के बाद उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम पैर थोड़े से झुका के खड़े हैं। नॉर्मली इंसान स्ट्रेट खड़ा है, लेकिन इनका दूसरा पैर जो है थोड़ा सा झुका है, इस टाइप से ऐसा लगता था कि भाई ये थोड़ा झुक के खड़े हैं। अब अगर सीधे खड़े होने की जगह पे कोई ऐसे करके खड़े होएगा तो आदमी को लगेगा, वो थोड़ा सा हंसी उड़ाते थे। तो वो चीज़ हमने नोटिस नहीं की, हमने कहा शायद मज़े लेने के लिए कहते हैं इंसान। जब थोड़ा और बड़े हुए तो घर वालों ने भी नोटिस किया, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आपकी जो नसें थी बचपन में, जिस जगह पर सर्जरी हुई थी, वहाँ पर डॉक्टर ने नसों को नहीं छेड़ा था, बहुत छोटी नसें होती है बचपन में। अभी जब वो बड़ी हो रही हैं, आप भी बड़े हो रहे हो, तो वहाँ पे जो मांस थोड़ा बहुत रह गया था वो भी बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से जो नसें हैं वो दब रही हैं। ओके। ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक रहा है, जिसकी वजह से एक पैर में आपको थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमने बोला सर अगर इसका कोई दिक्कत है क्या आगे चल के, तो बोलते हैं कि अगर आप सर्जरी कराते हो तो ये रुक जाएगा यहीं पे, ठीक होने का हम गारंटी नहीं लेते हैं कि आपका जो पैर इतना है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये यहीं रुक जाएगा बोले। तो अगर आप सर्जरी करा लेते हो तो फिर आपका ये रहेगा कि हाँ आगे नहीं बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा आपका, जो हो गया वो हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमें डर लगा थोड़ा सा कि जिस जगह पर ऑलरेडी जो सर्जरी है वो हो गई है, अब दोबारा से उस पर ही कराएंगे तो दिक्कत होगा। तो मैंने पापा से बोला कि पापा सर्जरी का बोल रहे हैं, मैं एक्सरसाइज प्रेफर करूँगा, मैं तो एक्सरसाइज करूँगा। 2 साल तक मैंने स्कूल के बाद मैंने एक्सरसाइज की, 1.5 साल में मुझे लगा कि दूसरा जो पैर है वो हेल्दी दिख रहा है, पहला वाला जो कमज़ोर था वो और ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। तो फिर थोड़ा और घबराए, उसके बाद एम्स में गए दिल्ली, तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स को दिखाया, न्यूरो सर्जन को दिखाया, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली। उन्होंने बोला आपका माइनर सा ऑपरेशन है, अगर आप यहाँ पर कराओगे तो 5-6 महीने लगेंगे आपका इलाज होने में, ऑपरेशन होने में, क्योंकि टाइम लगता है माइनर ऑपरेशन में। हाँ, वेटिंग लगेगा, तो आपका हो सकता है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए, इसको ज़्यादा टाइम ना लो। ग्वालियर में जो है सफिशिएंट सेवाएं उपलब्ध हैं कि आप अपना ऑपरेशन वहाँ पे करा सकते हो। तो जब मैंने उनका ये सुना तो मैं आया यहाँ पर अविनाश शर्मा एक डॉक्टर हैं। मैं ये नाम बोल रहा हूँ सिर्फ इसीलिए जिससे आपको रिलेटेबल चीज़ें लगे, आपको लगे कि मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ। और इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई डॉक्टर्स को हेट जाए या कुछ भी है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि हमने क्या किया, कैसे किया, लाइन बाई लाइन में बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, इनसे वो रिश्तेदार लगते हैं दूर से हमारे थोड़े से, तो उन्होंने बोला भाई आप घर के बच्चे हो, हमारी निगरानी में रहोगे तो बेटर है, आप प्राइवेट ना जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ, हम खुद देखेंगे, रोज़ आएंगे देखने के लिए, और वहाँ पर हम एक बार करके वापस आ जाएंगे, यहाँ पर हम रोज़ देखेंगे, हमारी ड्यूटी है वहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है, हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए सर। 7 दिन तक जब तक मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, तो वहाँ पर जो भी वहाँ के स्टाफ थे उनको भरोसा नहीं होता था कि मैं बीमार हूँ। उनको लगता था कि मैं किसी मरीज़ के साथ अटेंडर आया हूँ और बेड लेके लेट गया हूँ मरीज़ बन के। वो रात में उठा देते मेरा झगड़ा हुआ 2-3 बार स्टाफ से उनके,
मैंने कहा भाई डॉक्टर से पूछो मैं हूँ कि नहीं हूँ, आप मेरी सिचुएशन देख के मत बोलो कि मैं बीमार नहीं हूँ। और नॉर्मल सी बात है, दिन भर मैं बाइक वहीं पर पार्क थी मेरी, पल्सर 135 चलाता था मैं उस टाइम पे। मैं अगर जांच वगैरह करा के थोड़ा सा गेड़ी मारने चला गया, कुछ करने चला गया, तो मेरा लाइफ चल रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना कुछ होने वाला है। उसके बाद 7 दिन के बाद सारी जांचें हो गई, घर से मैंने किसी को नहीं बुलाया था, मैं अकेले ही करा रहा था सब। उसके बाद जिस दिन सर्जरी थी, एक दिन पहले मम्मी को फ़ोन किया कि आप आ जाओ। सुबह के टाइम मम्मी पापा आ गए और मैं ऑपरेशन थिएटर में लिटरली चल के जा रहा था। ऑपरेशन में चल के गया वहाँ पर। वहाँ पहुँचने के बाद एक इंजेक्शन लगा, ठंडी ठंडी हवा आई और सो गया। उसके बाद जब आँख खुली तो आईसीयू में था, मतलब आईसीयू में नहीं, लिफ्ट में जा रहा था चलते हुए। वहाँ पे वो ले जाते ना ऑपरेशन के बाद लेके जाते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था हमको। और हम कहते थोड़ा धीरे डर लग रहा है, इस टाइप से। वहाँ पे हम आईसीयू में पहुँच जाते हैं, फिर हमको पता चलता है कि भाई कमज़ोरी हो गई, जो कि हम पहले ही स्टार्टिंग में बोल चुके हैं आपसे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसके बाद 10-15-20 दिन के बाद जब समझ में आता है कि ऑपरेशन बिगड़ गया और सब गड़बड़ हो गया है, तब पता चलता है कि भाई डॉक्टर की गलती से हुआ है या क्या हुआ है। अब डॉक्टर्स जो है पहले से साइन वाइन करा लेते हैं, छोटा हो बड़ा हो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। कोई भी कर रहा है तो वो अपना रिस्क नहीं लेता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही है उनकी। और लेकिन मैंने मतलब कोई केस वेस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज पे ध्यान देता है, किस पे देता। तो उसके बाद फिर मैं लग गया अपना एक्सरसाइज में। तो हुआ क्या था, मतलब जब आप बाहर आए और आपने देखा कि पूरा वजन चला गया है, स्ट्रेंथ चली गई है, सो वेस्ट डाउन, कमर के नीचे कोई सेंसेशन नहीं। जहाँ ऑपरेशन हुआ था उस जगह पर अगर आप उंगली रखते हो, दबाते हो, फील नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ से इधर से, हाँ, मतलब यहाँ से लेके नीचे इधर इधर इधर, चाहे कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पता नहीं चलता था। तो ये सिचुएशन थी। हमें लगा थोड़ा घर जाएंगे, नॉर्मल में खाना पीना खाएंगे अच्छे से, तो वजन बढ़ जाएगा, थोड़ा हो गया होगा। हम अभी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके। हॉस्पिटल में एक छोटा सा जोक याद आया। मैं अपना क्या करता था, मैं सोचता था कि मैं आगे चल के क्या करूँगा, कोई बिज़नेस करूँगा। तो मेरे मन में पहले ही था कि भाई घर वाले पैसे वाले हैं, ठीक ठाक हैं, बट इतने नहीं है कि हमको 2-5 लाख रुपए बिज़नेस के लिए दे दें। तो मैं ये सोचता था कि भाई मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो संदीप सर हैं, संदीप माहेश्वरी, उनकी वीडियो देखी, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ आती थी। यूट्यूब चैनल के बारे में 2018 में मुझे आइडिया लग गया था कि इससे आप पैसे बना सकते हो। तो मैं आइडिया लगा रहा था, बिस्तर पे लेटा हूँ, लिटरली एक साइड करके लेटा हूँ मैं, सीधा नहीं लेट सकता था क्योंकि सर्जरी था बैक पे। तो मैं वहाँ पे आइडिया लगा रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बनूँगा, क्या ऑप्शंस है मेरे पास। ये लोग कह रहे हैं कभी चल नहीं पाएंगे, अगर चल भी नहीं पाए तो लेटे लेटे क्या कर पाऊँगा, क्योंकि ये सब आप हॉस्पिटल में रह के सोच रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरी 10-10, 8-8 घंटे एक्सरसाइज कर रही हैं मम्मी, लगी हैं पैरों को मूवमेंट करने में, पंजे का मूवमेंट करा रहे हैं, हिप मूवमेंट करा रहे हैं पूरा। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब ज़्यादा प्रेशर होता है घर वालों के चेहरे देख के, जब रो रहा है, पापा रो रहे हैं, मम्मी रो रही हैं, बहन रो रही है, तो समझ में आता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। लोग कहते हैं ना टाइम निकल रहा है, अभी सीरियस हो जा, कोई लेता नहीं है, निकल जाता तो बाद में फील होता है। वैसा ही मुझे आ रहा था। तो उसके बाद लेकिन वहाँ पर लेटा लेटा मैं ये सोच रहा था मुझे करना क्या है, ये तो हो गया वो हो गया। तो मैं यही सोच रहा था, अभी सीरियस नहीं हूँ कि कितना हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि यूरिन का नली लगा है, जो भी हो रहा है वो क्लियर हो जा रहा है, अभी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। समस्या जब हुई जब हम घर पहुँचे और वो नली को निकालने की कोशिश की, निकाल दे रहे हैं, पेट फूल जा रहा है भयंकर तरीके से और टॉयलेट नहीं निकल रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है, अनलिमिटेड, मतलब बिना नली के यूरिन करना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हमको फील हुआ। डॉक्टर ने भी बोला अगर नहीं हुआ तो एक और सर्जरी कर देंगे, ठीक हो जाएगा। एक सर्जरी से ये हुआ, दूसरी में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए। मैंने जहाँ तक नोटिस किया बहुत माइनर सर्जरी ऐसी होती हैं जिनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं पर भी अगर आप नॉर्मल जगह पर कट लगता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हल्का फुल्का हो ही जाता है सर्जरी से। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर माइनर सर्जरी है या फिर प्रॉपर उसकी जानकारी लेके सर्जरी हो तो बहुत बेटर है। उसके बाद घर पहुँच गया मैं। घर पहुँचने के बाद पता चलता है कि मेहनत कर रहे हैं, लेटे हैं, खड़े होने का ट्राई कर रहे हैं, 2 लोगों के कंधे पे हाथ रख के और पकड़ के मुश्किल से मैं 10-15 कदम चल पाता था और मैं थक जाता था भयंकर। और मेरे साथ में वो 2 लोग भी थक जाते थे क्योंकि 50 किलो वजन अपने ऊपर करना, 47 kg जो भी था। तो फिर उसके बाद घर पे गए, थोड़ा हमने 10-15 दिन दूध वगैरह पिया। उसमें भी एक गड़बड़ हो गई थी कि हम थोड़ा सा जब मतलब बेसिक वैन के साथ गए थे, वैन से,
तो उसमें क्या है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ था, जंप हो गई थी गाड़ी। तो उसमें क्या हुआ, जो ऑपरेशन हुआ था उस जगह पे स्वेलिंग आ गई थी थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, जहाँ पर नया नया ऑपरेशन हुआ पे वहाँ पे पानी टाइप का थोड़ा सा आ गया था बॉडी में से। तो उसके लिए फिर से 15 दिन एडमिट रहे। तो वहाँ पर जो एक सर थे, मैं उनका नाम स्पेशली लेना चाहूँगा, डॉक्टर सुनील। तो डॉक्टर सुनील न्यूरो सर्जन में थे माधव डिस्पेंसरी, अभी वो लखनऊ में हैं। उन्होंने मेरा पूरा केस देखा था। जब आपको दिख रहा है कि बंदा दौड़ के आ रहा है, चल के आ रहा है और यहाँ से लेट के जा रहा है, इसके साथ बहुत गलत हो गया, तो आदमी कोशिश करता है कि हम इसकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आशीष, तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम फिजियोथेरेपी जाओ। मम्मी को समझाया कि आंटी, रोने धोने पर टाइम वेस्ट मत करो, आप जितना हो सकता है इसको रुलाने पर ध्यान दो। ये एक्सरसाइज करेगा, दर्द होगा, अभी नहीं हो रहा लेकिन आगे चल के होने लगेगा, हमें पता है, केसेस हमने देखे। डॉक्टर ज़रूर इनका कह रहे हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप मेरा मानो, आप फिजियोथेरेपी कराओ। पहली बार फिजियोथेरेपी शब्द वहीं सुना था हमने। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी मैंने चेक की, ग्वालियर में 2-3 हैं, लेकिन सबसे बेस्ट हमको लगी है, मतलब फिजियोथेरेपी है यहाँ पर, विश्वास फिजियोथेरेपी क्लिनिक है ऊँट पुल के पास में। उनका चार्ज रहता है अच्छा खासा, लेकिन वो खुद से तो सब कुछ मॉनिटर करती है मैम, और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अभी उनको। स्टार्टिंग में उनका नया नया था, वो कनाडा से सीख के आई थी और यंगेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट थी वो वहाँ की, उनके एरिया की, या कुछ भी हो सकता है, उनका अचीवमेंट था। तो मैंने देखा, और फिर वो खुद से ही ध्यान दे रही थी, हर एक चीज़ को नोटिस कर रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। उससे उनका ये हुआ कि 2-3 महीने में मैं इतना हो गया था। और एक्सरसाइज क्या होती थी, मैं सॉरी 2-3 महीने में मैं इतना हो गया था कि मैं इस लेवल पे हो गया था कि हाँ, मैं यहाँ से वहाँ तक जा सकता हूँ, भले गिर जाऊँ लेकिन मैं खुद से खड़े होकर वहाँ तक 2 कदम रख के जा सकता था। तो कभी कभी बीच में गिर जाता था 1 कदम रखने के बाद, कभी कभी सक्सेसफुली दूसरी दीवार पकड़ लेता था। इतना मैं हो गया था। और फिर नॉर्मली अगर रोड पे चलना है तो एक हाथ में स्टिक लेके एक हाथ किसी के ऊपर रख के मैं चल पाता था। आपको ये मेरी कितना समय लगा ये यहाँ तक पहुँचने में, जब आप पूरी तरीके से बेड रिडन हो गए और फिर आप जब स्टिक के सहारे चलने लगे? तो 3 महीने 4। 3 महीने। हाँ, और फिजियोथेरेपी बराबर चल रहा है? बराबर चल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, इसका रूल ही यही होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर आपको हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, तो घर पे बैठ के रोने धोने से बेहतर है फिजियोथेरेपी ज्वाइन करो जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 90 डेज़ होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं इसके, मतलब जितना रिकवरी आप ले सकते हो ले लो। उसके बाद फिर मतलब अगर 90 डे क्रॉस हो जाए तो फिर थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन 2 साल तक अच्छा खासा रहता है। 2 साल अगर क्रॉस हो गए तो फिर भी रिकवरी आता है, लेकिन फिर वो स्पीड आपको वो देखने को नहीं मिलता है। जैसे रिकवरी फिर भी आता है, मतलब जो चीज़ आपको 10 दिन में दिख रही थी वो हो सकता है 2 महीने 3 महीने में दिखे, लेकिन दिखेगा। रिकवरी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो दिखता है। और फिर आपकी एक्सरसाइज की मतलब जो वो होता है रेपिटेशन होती है या फिर इंटेंसिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे कर रहे हो, कितना क्या मिलेगा आपको, लेकिन मिलता ज़रूर है। करेक्ट। तो मैं कर रहा था वहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट 3 महीने के बाद इतना हो गया था। उसमें एक्सरसाइज मैंने क्या की, खड़े होके ऐसे पैर उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज होती थी मेरी। स्क्वाड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पकड़ के रॉड वगैरह, और एक बॉल वगैरह होती थी। 2-3 प्रकार की एक्सरसाइज थी। एक साइकिल होती थी, उस पर पैर चलाने की कोशिश करना, हालांकि पैर कंट्रोल नहीं थे, इतने नहीं थे कि मैं ऐसे रख के ऐसे से चला पाऊँ। ये पैर इधर गिरता था, इधर गिरता था, पंजे अलग भागते थे, कमर अलग भागती थी, तो अलग ही सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा टाइट, लेकिन चल रहा था। मतलब मेरे 3 काम थे, सुबह जागना, वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, और उसके बाद हमारी माता जी जो हैं, हम इकलौते हैं उनके, तो उनका ये होता कि दिन में 2-4 बार उनको दुखी होना है, मतलब कंपलसरी है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहीं कुछ सुन लिया, किसी की शादी हो रही है तो उनको लग रहा है अब हमारा बच्चा रह गया, या फिर कुछ भी है। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं मम्मी पापा के, अगर आप अकेले हो, लाडले हो, तो उनको रहती है। पापा जी का ये हो गया था, वो बैठे बैठे के सोचते थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब जब जो कुछ भी था उनका सब हमसे ही था, लेना देना, हमें पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें थी। जब सब खराब हो गया तो ये था सिचुएशन। उसके बाद फिर वो यूरिन वाला समस्या जो था उसका भी, मतलब ये सब जब हो रहा होता है तो और भी तरीके से, जैसे आपने जब यूरिन वाली बात की, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे असर पड़ता है, खासकर आपके शरीर पे, और फिर हम थोड़ा बात भी करेंगे कि मन पर क्या असर पड़ता है। शरीर का अगर आप बोलो तो बेसिक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सबसे पहले होता है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप मतलब ये जो थोड़ा अगर आप कैमरा नीचे करके दिखा पाएँ, ये जो फुट होता है ये आपका कंट्रोल में नहीं होता है।
ओके, मतलब जैसे मैं ये रोक पा ये रहा उठा हूँ। पा रहा हूँ, हाँ। आप उठा नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे, ओके। और कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। वो ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता ही है, और ये सबसे हार्ड प्रॉब्लम है, फुट ड्रॉप का सबसे हार्ड है। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर आपका पंजा काम नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लिटरली लकड़ियों पे खड़े हो। पैर जो है लकड़ी फील होंगे आपको, क्योंकि पंजे काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सिचुएशन होती जो है। आगे के पंजे से हमें स्ट्रेंथ हाँ, मिलती है वो हाँ, मिल ही नहीं रही है। मिल ही नहीं रही, और पंजे का कनेक्शन जो है माइंड से बिल्कुल हट गया है। सबसे बड़ा चैलेंज फुट ड्रॉप का क्यों आता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो सारा कंट्रोल आपकी लोअर पार्ट की नसों से खो देता है, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, बहुत से लोगों को होता है, और यूरिनल इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाती है, जिससे यूटीआई इन्फेक्शन होता है। हिंदी में अगर आप बोलें तो पेशाब रुकती नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ब्लैडर में जैसे ही पेशाब बनती है वो लीक हो जाती है, कंट्रोल नहीं रहता है, वाउल पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी शुरुआत में, जब नली लगी थी हमको और हमने ऑपरेशन के बाद उसको हटाया, तो पता चलता है कि हमारा टॉयलेट निकल ही नहीं रहा है जहाँ से निकलना चाहिए। तो पेट में एकदम से गैस बन रहा है बहुत ज़्यादा, और एकदम से बहुत हैवी पेन हो रहा है, अनलिमिटेड पेन। ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे भी करो ये दोबारा से नली डालो और पेशाब बाहर निकालो, ऐसे करके। तो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा किया तो अंदर से घबराहट हुई, भाई पैर काम नहीं कर रहे हैं। वो हमें लगता था, हमारा माइंड ऐसा सोचता था कि हाँ एक्सरसाइज से जैसे भी करके हम कर लेंगे। पंजे काम नहीं कर रहे हैं तो हम सोचते थे कि हम कुछ और जुगाड़ कर लेंगे, कुछ बैठे का काम देख लेंगे। लेकिन पेशाब नहीं निकल रहा है, जो दिन में 6 बार आना है, बहुत बड़ा हेडेक था मेरे लिए। ये वही समझ सकता है जिस पे गुजर रहा। बहुत सारे पेशेंट हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हैं, जो मुझे देखते हैं, वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि किसी को समस्या नहीं भी होता है। एक सपना सुबोध हार्डवर्क करके है, उनका एक चैनल है, वो भी सेम मेरे जैसे हैं, वीडियोस बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ में, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत से ऑडियंस उनको जानती होगी। तो उनका भी ऐसा है कि भाई उनको यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है, मसल लॉस की, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, सब है, बट उनका कंट्रोल ही नहीं है, माइंड से कंट्रोल नहीं है उनका, शायद कुछ और गड़बड़ है उनका। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे पहला चैलेंज होता है कि आपको ही समझना है कि आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि डॉक्टर तो सीधा बोलता है, अब राम भरोसे हो बेटा, अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना हो जाए आपकी किस्मत। डॉक्टर से आप कुछ कह भी नहीं सकते, गुस्से में मार पीट दो तो जेल जाओ। तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी। उसके बाद समस्या यूरिन की आई हमको, लेटरिन की भी आई, मतलब टाइम पे आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी कभी हमको पता ही नहीं चल रहा है, स्टार्टिंग में जो 1-2-3 महीने थे उसमें। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया हमने और एक्सरसाइज की, एक्टिव हुए, सुनपन था, पैरों में दर्द वगैरह होता नहीं था, तो हम 3-4 किलोमीटर शुरुआत से ही चलना स्टार्ट कर दिया था हमने। पहले थक जाते थे, थक गए तो बैठ गए, फिर थोड़ा आगे चले गए, फिर थोड़ा थक गए, ऐसा चल रहा था। तो यहाँ पे इटालियन गार्डन है, आपने देखा होगा। मैं जो राम मंदिर है, हनुमान कॉलोनी करके, हनुमान नाम भूल गया मैं उस जगह का, राम मंदिर के पास में ही है, हनुमान कॉलोनी करके कुछ है, वहाँ पे मैं रहता था। वहाँ से पैदल करके मैं जाता था, पैदल पैदल मम्मी के साथ में इटालियन गार्डन। सुबह सुबह 6 बजे से निकलता था, 7-8 बजे तक आराम से पहुँच गया। उधर से भी पैदल आता था, और आने के बाद फिर रेस्ट किया, फ़ोन चलाया, जो भी अपना चल रहा है। लाइकी एक ऐप था जहाँ पर मैं वीडियोस टाइम पास करता रहता था, तो वो किया। उसके बाद फिर 9 बजे से तैयार होते थे और अपना फिजियोथेरेपी 10 बजे ज्वाइन करते थे। तो सबसे बड़ा मतलब जो मेन रोल है वो फिजियोथेरेपी का है। अगर आप स्टार्टिंग में जैसे आपको समस्या होती है तो आप फिजियोथेरेपी जाते हो, उनका काम रहता है सबसे पहले वो आपकी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कहाँ कैसी मसल कमज़ोर है, कहाँ पे मसल ख़त्म ही है पूरी। तो वो चीज़ें वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो उसी हिसाब से आपका रूटीन बनाते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज लगेंगी, क्या क्या ज़रूरत है आपको, क्या डाइट लेनी है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग सोचते हैं हम पढ़े पढ़े ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के शिकार हैं, तो वो मेरे से कॉल करके पूछते हैं, क्योंकि मेरा चैनल है, अभी चल रहा है और आप इस बारे में लोगों से बात भी करते हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि भाई ये हमें कुछ अच्छा बता सकते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ लोगों को। लेकिन आपका प्रॉब्लम तो आपको जानना पड़ेगा ना पहले। तो मैं उनको सबसे पहला यही सजेशन देता हूँ कि आपके बगल में, पास में जो भी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक बार उनके पास जाओ। उनसे ये मत पूछो मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, या आप कर पाएंगे कि नहीं। उनसे बस अपना एक एग्जामिनेशन कराओ कि आप में कमी क्या क्या है,
और उस कमी को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, ये 2 चीज़ें आपको पूछनी है। ये नहीं पूछा कब तक ठीक होगा, ये नहीं पूछना कैसे ठीक होगा। आपको बस मेहनत करनी है, रेपिटेशंस बढ़ाते जाने हैं। छोटी सी चीज़ है जो मैंने आइडेंटिफाई की है। अगर आप जैसे ये पैर उठाने को कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते होगे, आई थिंक सो, ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती, ये नॉर्मल मूवमेंट है। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाओ, अब अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको ये रोज़ दिन में 10 बार उठाना है, 10-10 बार, तो आपका जो भी इधर का मसल्स होगा वो काफ़ी एक्टिव होगा, मजबूत हो जाएगा। और अगर उसी को मैं बोलूँ कि इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, 10 की जगह पे धीरे धीरे करो कि दिन में 100 बार करो आप इसको, या फिर हो सकता है 100 रिपीटेशन करो। 100 हो जाए तो 500 करो, 500 हो जाए तो 1000 करो, क्योंकि आपके पास कुछ काम ही नहीं है। जब 1000 बार आप पैर उठाओगे तो जो भी मांसपेशियाँ हैं, जो भी नसें हैं, वो एक्टिव होंगी, माइंड बार बार सिग्नल देगा तो माइंड से कनेक्शन बनेगा, है ना। तो आपकी जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे पूरी होंगी। जब मैं चलता था तो लचक बहुत आती थी उस टाइम पे, तो लचक आती थी तो मैं मतलब बहुत से लोग सोचते थे, मतलब जब आप कुछ करते हो, जैसे अभी आपका ये पॉडकास्ट चल रहा है, मैं 100% श्योर हूँ लोग जजमेंट देते होंगे, हो जाएगा, कुछ कहते होंगे नहीं होगा। मैंने भी बोला कि आपका देख के लगता है कि काफ़ी प्रोफेशनली आप करते हो, तो बहुत अच्छे चांस है कि बहुत आगे जाओगे आप। तो लोग करते ही हैं, ह्यूमन नेचर है। तो कुछ लोग जो है नेगेटिव देते हैं फीडबैक। तो कुछ लोग हमसे कहते थे, जैसे मैं चल रहा हूँ टेढ़ा टेढ़ा, अभी अगर मैं एक वीडियो आपको शूट करके दूंगा जिसमें आपको दिखे कि भाई मैं कैसे चलता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसे ऐसे करके चलता हूँ, मेरा कमर अभी भी मूव होता है। और पहले बहुत नेक्स्ट लेवल होता था, पहले मैं लाठी लेके भी चलता था, तब भी मेरा बहुत ज़्यादा इधर उधर कमर होता था। तो लोग कहते थे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, अब ऐसे में परेशान हो के कर ही क्या लोगे, अब बिस्तर पे बैठो, जो हो गया सो हो गया, भगवान की कृपा है, पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती हैं, और ज़्यादा कुछ असर बॉडी पे होता नहीं है। बस ये है कि पंजे का और यूरिन का, ये सब चीज़ें। और भी अलग किस्म के चैलेंजेस आते हैं लोगों को। अब चैलेंज यही है, अगर आप नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो ऑड ही लगेगा। सपोज करो मेरा यूरिन नहीं निकल रहा था, जब पहली बार निकला तो क्या हुआ, मैं खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा। मैंने सोचा मैं बैठूंगा ही नहीं जब तक निकलता नहीं है। और इस बार मैंने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था कि इस बार मैं नली से टॉयलेट नहीं करूँगा, चाहे निकले चाहे नहीं निकले। और नली वाला ऑप्शन रहता था, दर्द होना स्टार्ट हुआ, मैं लगा लेता था और हो जाती थी, जो यूरिन नली होती है वो। तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैंने ऑर्डर ही नहीं की थी, मेरे गांव में अवेलेबल भी नहीं होती है। तो मैंने सोच लिया था जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने जब दर्द होना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की, पेट पे मालिश की, थोड़ा एक्सरसाइज उठक बैठक करने का, मतलब इधर उधर हुए, खड़े होने का ट्राई किया। लेकिन पहली बार यूरिन कब निकला, जब मैं चल रहा था। ओके। तो स्टार्टिंग के जो 15 दिन थे वो मेरे ऐसे निकले कि मैं चल रहा हूँ, मेरा टॉयलेट निकल रहा है। लोगों को डिस्कस्टिंग लग सकता है देखने में कि भाई इसका टॉयलेट निकल रहा है, क्यों चल रहा है, लेट के काम क्यों नहीं करता, इसको क्या ज़रूरत है ऐसे चलने की। लेकिन मेरे लिए रिलीफ की बात थी कि भाई कम से कम बिना नली के पेशाब निकल रहा है। ये मतलब आप अपनी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो आप दोबारा से सीख रहे हो, जब आप इससे। हाँ, तो उसमें ये चल रहा था कि मैं चलते चलते टॉयलेट कर दे रहा हूँ, वो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि कम से कम बिना इसके हो रहा है। और लोग मेरे को कहते जा रहे हैं क्यों चल रहा है भाई, अब क्या कर रहा है, अब क्या ही कर लेगा, अब क्या ही हो जाएगा जीवन में। तो मैं फील कर रहा था, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ लोगों की बातों पे, जो कह रहा है वो उसकी सोच है। कौन कहाँ जाएगा, किस लेवल पर रहेगा, वो अपनी सोच से जाएगा, हम दूसरे से तो जाएगा नहीं। सही बात। और कई बार लोग हो सकता है अच्छी इंटेंशन में कहते हों, उनको लग रहा है कि आप उस कष्ट से गुजर रहे हो, लेकिन शायद वो कष्ट ही आपको तैयार कर रहा है कि आप अपने पैरों पे पुनः खड़े हो सकें और चीज़ें बेटर हो सकें आपके लिए। यही है बस चैलेंजेस में, और कुछ है नहीं। तो जब शरीर काम नहीं कर रहा है, जब आप ऐसी चीज़ से जो आपके कंट्रोल में नहीं है और किसी ने आपके साथ कुछ इंटेंशनल भी नहीं किया है, कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं हुई और चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है बेसिकली, तब आप अपने मन को कैसे समझाते हो? एक मतलब कोट है, एक बहुत बढ़िया है जो मुझे याद नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसने भी बहुत सारी, मतलब कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जब मैं 4-5 महीने हो गए थे, मेरा स्पाइनल का इंजरी हुआ और मैं खड़े नहीं हो पाता था। और अभी मैं जूते पहन के बैठा हूँ यहाँ पे, पहले मैं जूते नहीं पहन पाता था क्योंकि पंजे जो है वो इतने भी नहीं रहते थे, पूरा नीचे लटकते थे। अगर मेरे को एक कदम रखना है तो पहले पैर को ऊपर फेंकना है, पंजे ऊपर आएंगे, फिर मैं रखूँगा ऐसे। ये सिचुएशन था। तो मैं कैलिपर पहनता था जिससे कि पंजा ऊपर रहे,
फुट ड्रॉप स्प्लिंट जो आता है वो पहनता था। तो कहीं भी जा रहा हूँ वही पहन के जा रहा हूँ, उसमें वो उसकी जो बांधने वाली वो चीज़ें होती वो दिखती हैं, लोगों को लगता है ये कौन है, क्या हो गया इसको, एकदम से ऑड तरीके से देखते हैं। तो मेरा एक दोस्त है गोविंद, यहाँ पर ही है, ग्वालियर में मेरे साथ में ही था कॉलेज में। उससे मेरा पता नहीं कैसे इतना अच्छा कनेक्शन हो गया कि वो मेरे को लेके जाता था अपनी सीट पे बिठा के, और मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ नॉर्मल लोगों जैसे, जैसे नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ नहीं। और उधर से कंट्रोल करके हर 20 मिनट 30 मिनट में मैं टॉयलेट, 50 मिनट में 1 घंटे में टॉयलेट जा रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी शाम होते होते जब तक मतलब 2-4 क्लासेस लेके जब मैं वापस निकलता घर की साइड, घर आते आते ये सिचुएशन थी, मेरा पूरा पैंट भीग जाता था, पूरी सीट भीग जाती थी उसकी स्कूटी की, और उसके कपड़े भीग जाते थे। क्या कमाल दोस्त है। उसने कभी पेट्रोल का नहीं बोला, कभी उसने ये नहीं बोला कि भाई क्या दिक्कत है, कैसा हो रहा है, इसको कंट्रोल करो, जो भी उसको बोलो कुछ नहीं। वो मतलब गोविंद है मेरा एक दोस्त है, बहुत मतलब है। क्या बात है। तो अब ये सिचुएशन आप समझ लो ना, जो यूरिन झेल सकता है बंदा वो क्या नहीं झेलेगा आपके लिए, है ना। बदबू आ रही है, सवारी सब झेला, रोज कपड़े धुलने पड़ते होंगे, हो सकता है घर पे गालियाँ मिलती हैं उसको। रोज मेरे घर पे आ रहा है लेने के लिए, घर पे छोड़ जा रहा है, जैसे उसकी ड्यूटी हो। तो उसने मेरे को एक बात बोली थी, बोले आशीष भाई एक रेस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा दर्द जिस घोड़े को हो रहा होता है ना, वही वो रेस जीतता है। बोले अगर आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, आप बहुत तगड़ा करने वाले हो जीवन में। तो लाइन मेरे को हिट हुई। अब बाकी मेरा खुद का सोचना इतना है कि अगर हम इस बात को मैं थोड़ा सा अपने अंदर इसको दोबारा से मतलब मेरा आई वांट टू फील इट। आप बोल रहे हो कि जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब आप बहुत पेन से गुजरते हो, तो इसका मतलब है आप कुछ बड़ा कर रहे हो, या फिर आप किसी बड़े की प्रोसेस में हो, या कुछ अच्छा हो रहा है। ब्यूटीफुल यार। एक ऐसा भी होता है ना, घर में जब आप बैठे हो, सब जगह नेगेटिविटी है, मम्मी वगैरह सब दुखी हैं, पापा दुखी हैं, क्योंकि उनको वो 4 लोगों से फ़र्क पड़ता है जो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, जिनको वो अपना आइडल मानते हैं, जिनको कहते हैं ना कोई फलाने पंडित जी हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई पुलिस वाले हैं, कोई मास्टर सर हैं, तो उनके डिसीजन, उनकी बातें बहुत इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी में। बिल्कुल। अब वो सर आपके पास आके बोलते हैं वो कुछ नहीं हो सकता, कुछ बचा नहीं है, पंडित जी मैं आपसे कह रहा हूँ अपना कुछ साइड बिजनेस देख लो, अब बच्चे से ज़्यादा उम्मीद आप करना मत। ये आपने कह दिया प्रैक्टिकल वे में, पता चलता है वहाँ खड़े खड़े पिताजी रोने लगे हमारे। यार उनकी मनोदशा पे तो कितना बुरा असर पड़ेगा। और ये सोसाइटी समझती भी नहीं है। सोसाइटी को गलत नहीं कह सकते हो, लिटरेसी का खेल। गलत तो लिटरेसी तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो पढ़ लिख गए हैं, टीचर मास्टर पुलिस वाले बन गए हैं, बट उनमें इतनी समझ नहीं है कि किसी के इमोशनल क्या फील करेगा, कोई क्या इमोशन है, क्या फील, कहाँ कैसी बात करनी है, ये हर किसी को नहीं पता। नहीं, मैं इस मोमेंट पे एक चीज़ ज़रूर आप लोगों का ध्यान लाना चाहूँगा। वो बात यह है कि भाई अगर आप देखते भी हो ना कि ऐसा कुछ है, तभी भी आप अपने शब्दों पे तो आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पहली बात तो है आपको पता भी नहीं है कि क्या कुछ पॉसिबल है। जो आदमी जिसका फुट ड्रॉप होता था, जिससे यूरिन नहीं रोका जाता, आज वो यहाँ पॉडकास्ट पे बैठा हुआ है पिछले 2 घंटे से। ठीक है, तुम चल कर आए हो, गाड़ी चला कर आए हो, हाँ ठीक है, कोई तुम्हें लेकर नहीं आया, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। यार आशीष अगर वहाँ से यहाँ तक आ गया तो कौन सी चीज़ है जो बची हुई है? कुछ नहीं बचा सर मेरे हिसाब से। वो अंकल को बुलाते हैं, फिर एक दिन उनसे भी बात करते हैं। नहीं, मैं सोचता हूँ कि हम किसी के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसने बना ली है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे मैंने सोच लिया कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ तो मैं हूँ, भले ना करूँ लेकिन मैं हूँ। किसी ने सोच लिया कि वो स्मार्ट है, वो जो बोलता है वो अच्छा ही बोलता है, उसको आप नहीं बदल सकते। आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, घर पे जाके वो आपको गालियाँ देगा पीठ पीछे, आज के लौंडे हमको समझा रहे हैं, वो चीज़ है। फैमिली का समझ में आता है यार कई बार कि हमारे पेरेंट्स ना हमसे इतना ज़्यादा इमोशनली पेरेंट्स हमसे ज़्यादा कई बार इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ में। कभी तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल आया, कभी तुम डिप्रेशन में गए, या कभी कोई ऐसे सुसाइडल टेंडेंसीज हुई, तब अपने आप को कैसे संभाला? वैसे तो देखो मैं कह सकता हूँ मैं सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं, बुरा सबको लगता है, मुझे भी लगा, बट सुसाइडल थॉट्स मेरे को कभी नहीं आए, क्योंकि मेरी लाइफ में गोल है, चाहे मैं ठीक हो या ना हो, मेरा मन है कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो अचीव करूँ। तो मेरा ये बेसिक सा सिंपल काम रहता है, जो आप कर पा रहे हो वो आप कर जाओ,
आगे पीछे का मत सोचो। जो आगे पीछे का नहीं सोचते हैं उसको फालतू की टेंशन होती नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जैसे किसी की शादी हो रही है, हमारा मन है कि हम डांस करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे साथ वाले जो खड़े हैं वो आपको भूल के डांस करने में लग गए, अब आप लोनली फील कर रहे हो खड़े खड़े, तो आपका भी मन है कि करो लेकिन नहीं कर सकते हैं और दूसरे को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। डांस करते थे? बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ शादियों में बहुत करते थे। एक दो बार स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है स्कूल में, काफ़ी अच्छी है ना। और अभी कॉलेज में मैंने फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, डिबेट बहुत करता था, डिबेट में 3rd आया था मैं, जीएसटी के ऊपर मैंने डिबेट किया था स्कूल में, कॉलेज में, सॉरी यहाँ पर जैन कॉलेज है। तो ऐसा थॉट्स कभी आया नहीं, लेकिन जिसको आता है, मैं बस ये कहना चाहूँगा भाई, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इसको कि कैसा कैसा होना है। अगर आप अभी ये सब करके ख़त्म हो जाते हो तो सर्कल फिर से बनना है, फिर से आप जन्म लोगे। हो सकता है जो अपने धर्म में ग्रंथ में चलता है कि बहुत सारे और जन्म लेने पड़ते हैं तब ये वाला मिलेगा, तो जितना आप अभी तक सफ़र करके आए हो, जब आप पैदा हुए हो, उतना फिर से करना, फिर लाइफ स्टार्ट, और फिर से वही कंसिक्वेंसेस बनेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है आपसे पूछ के थोड़ी होगा। तो उसमें ये नहीं सोचना है, गेम थोड़ी है कि आपने क्विट कर दिया फिर से स्टार्ट करना। करेक्ट। तो आपको ये सोचना है कि जो लाइफ है उसको बेटर कैसे बनाएं। एक क्वेश्चन जब आपसे बात हो रही थी तो बहुत टाइम पहले चल रहा था माइंड में कि जो लोग डिसेबल होते हैं बाय बर्थ, उनका क्या मतलब माइंडसेट रहना चाहिए। करेक्ट। हाँ, तो उसके ऊपर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति डिसेबल बाय बर्थ नहीं होता है या बाय बॉडी नहीं होता है, माइंड से होता है। अगर वो ये सोच के चलता है कि मैं डिसेबल हूँ तो वो है। आज की डेट में आप एक काम बताओ, सिंगल एक ऐसा काम जो फ़ोन से नहीं होता है। खाना आप ऑर्डर कर सकते हो, चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अरेंज कर सकते हो, किसी को भी बुला सकते हो। वो टाइम गया जब आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था चिट्ठी लेके। तो आज के टाइम पे ये सब चीज़ें आपकी डिजिटली हो सकती हैं। अगर आप डिसेबल हो, आपका घर उस हिसाब से बन सकता है कि आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं, बैठे बैठे काम हो जाएगा। आपकी कार ऐसी आ सकती है आपके पास जो डिसेबल फ्रेंडली हो, आपका व्हील चेयर ड्राइवर सीट पर पहुंच जाएगा, आप अपना गाड़ी लेके जा सकते हो, ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाएगा। तो अगर आप सोच रखते हो आगे बढ़ने की, मेरे हिसाब से तो अपने इंडिया में जितने भी यूथ हैं आधे डिसेबल है। मतलब ये है कि गांव में जैसे हमने देखा बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, वो गुटखा खा रहे हैं, डिसेबल हैं, क्योंकि वो आगे चल के हो जाएंगे, कहीं ना कुछ समस्या हो जाएगी। और किसी का शादी हो गया, अब वो कहते हैं अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब बच्चे करेंगे जो करेंगे। भाई तुम 25 साल के हो, तुम्हारे बच्चे करेंगे। अब मैंने ये सुना हुआ है 25 साल 26 साल के लड़के कह रहे हैं अब हमारी तो हो गई, शादी हो गई, सब हो गया, अब क्या देखना है, अब तो बच्चे देखेंगे। आप बताओ मैं, ये सोच डिसेबल नहीं लगती आपको? बिल्कुल। तो आदमी सोच से डिसेबल होता है, ना कि हैंडीकैप है या चल नहीं पा रहा है। थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा लेना चाहिए कि कहीं जाना है तो वहाँ पहुँचने में उसको दिक्कत ना हो। हम नहीं कह रहे कि आप फ्री दो चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो वाकई में जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए फ्रेंडली है? नहीं, इंडिया में बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं जाता हूँ, कहीं कहीं ग्रिल होती है, कहीं कहीं वो भी नहीं होती है, तो मुझे किसी को बोलना पड़ता है। वो चीज़ मुझे ये याद दिलाती है कि मैं डिसेबल हूँ। जैसे सपोज करो मैं ऑल इंडिया घूम चुका हूँ अकेले, कभी कभी मेरे हाथ में बैग्स भी होते हैं भारी भारी, क्योंकि मैं किसी को लेके नहीं चलता। बहुत सारे लोग हैं जो हैं मेरे पास, लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों परेशान करना, जहाँ हम खुद कर सकते, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन कर लेंगे। तो मैं ऑल इंडिया भी केरल गया था, अकेला गया था। वहाँ डॉक्टर सरप्राइज थे कि भाई आप आ कैसे गए यहाँ पे। मैंने कहा ऐसे ही आ गया, उठाया बैग आ गया। तो वो कहते हैं फिर आप ठीक हो गए। बोले कैसे? बोले यही तो चाहिए आदमी को जो आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि बात सिर्फ उतने कॉन्फिडेंस और माइंडसेट की ही है। एक लड़का है नॉमेड डिसेबल्ड करके, उसका शायद पेज है, आईडी है यूट्यूब पे। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 18 कंट्री घूम चुका है डिसेबल व्हील चेयर पर। वाह। तो बंदा अभी दुबई और बहुत सारी कंट्रीज़ वो घूम रहा है, वहाँ पे ब्लॉग्स डालता है, वीडियो बनाता है। बहुत फेमस नहीं है, बट एक ऐसा बंदा जिसका लोअर पार्ट पूरा ही डिसेबल है टोटल, जो परमानेंट डिसेबल है, शायद बाई बर्थ भी होगा। तो वो बंदा घर से निकलने का सोचा उसने, कैसे रोड है आपको पता है, व्हील चेयर इलेक्ट्रिक जो होती है उस पर बैठा है, और वो उसको ढड़काते ढड़काते 18 देश क्रॉस कर गया, अभी भी रनिंग में है, घूम रहा है। क्या बात है। पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, बस चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। उससे मेरा बातचीत हो तो मेरा एक बार कॉल पे बात हुआ था उससे, और अभी वो दुबई में था, उससे आगे निकल गया अभी वो।
ओके। तो अगर आप सोचते हो और आप उसी हिसाब से सोच के साथ चलते हो कि हमें ये समस्या है, तो पहले वो नीश फाइंड करो। बहुत से लोग हैं जिनको अभी पता ही नहीं है हमको करना क्या है। 10th हो गई, 11th में उनने मैथ्स ले लिया, और साइंस या इकोनॉमिक्स या कुछ और क्यों नहीं लिया, कोई लेता ही नहीं है, गधे लेते हैं वो तो। उनको आइडिया ही नहीं है क्या हो सकता है उससे। उनको जो वेरियस फील्ड होती हैं, जो अलग अलग स्किल्स होती हैं, वो नहीं पता उनको। अगर आप कुछ नहीं करो, एक पीसी लेके वीडियो एडिटिंग करने लग जाओ, तो आपको और मेरे को ज़रूरत है कि मैं वीडियो एडिटर हायर करूँ, तो आपको ज़रूरी है, आप दौड़ने वाले हो, रनर थोड़ी चाहिए हमको। काम करने के 1000 तरीके हैं। आज के टाइम पे सारी चीज़ें डिजिटली हैं, सबसे बढ़िया एआई आ गया। आपकी जो भी परेशानी है आप उसको बताओ, वो कभी नहीं बोलेगा आपसे कि आपसे नहीं होगा। आपने कभी एआई का इस्तेमाल किया अपनी प्रॉब्लम को लेकर? 100%। मैंने एक बार बोला था, अभी लिटरली मेरी दिक्कत है थोड़ी सी, जब मैं रात में सोता हूँ तो यूरिन थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी आता है। सुबह आया, सुबह जागा, 6-7 घंटे हो गए लेटे लेटे, तो बहुत से लोगों को लगता है कि जोर से टॉयलेट लग रहा है, मुझे भी लगता है, लेकिन बहुत से लोग करने जाते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है उनसे। मेरे से 1-2 ड्रॉप थोड़ी थोड़ी करके आ जाती है, तो वो समस्या है। अब बहुत टाइम से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा पुशअप चैलेंज चल रहा है, उसमें भी काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये वो रहता है कि भाई मैं कैसे और चीज़ें करूँ। कभी कभी डॉक्टर से पूछते हैं और डॉक्टर्स अपनी सोच के अनुसार बोलते थे बेटा क्यों मेहनत कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होना। भाई सामने से बोल देते हैं। एक बार मैं एडमिट था, उसने बोल दिया मेरे से, बोले बेटा तुम कुछ भी कर लो, आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको दुखी करूँ, लेकिन मैं आपको गलत होप नहीं देना चाहता। अगर गलत होप से मेरा भला हो रहा है तो दे दे भाई। लेकिन लोग कर देते हैं। तो अगर आप एआई से पूछते हो, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आपसे नहीं होगा। वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बताएगा, भले वो 2 साल 4 साल में होगा, लेकिन वो चीज़ें बताएगा कौन कौन सी चीज़ें उस जगह को हिट करेंगी। ओके। अगर मैं बोलूँ मैं एक डिसेबल हूँ, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी नहीं है, मैं एआई पे ये सर्च करूँगा, 101% कुछ ना कुछ वहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ स्किल्स मिलेंगी कि आप ये फ्री में सीख सकते हो, फिर इतना कमा सकते हो, फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद आप अपना टूर या अपना जो भी ड्रीम है उसको जी सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ सोच के चलता हूँ कि अगर मेरे साथ में कुछ ख़राब हो रहा है, हो सकता है मैं पिछले जन्मों से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कुछ अभी कठिनाइयाँ हों, उसको हम झेल रहे हैं, या हो सकता है कि हमको जो करना है उसके लिए, अब सपोज़ करो अगर हमको 100 पुशअप्स लगाने हैं, जैसे मैं लगाता हूँ, तो उसके लिए हमको 100 बार बॉडी को तोड़ना पड़ेगा, मसल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हील करना पड़ेगा, तो वो झेलना है दर्द, वो चीज़ है। तो आशीष कितने पुशअप्स लगाते हो आप? मेरा पुशअप चैलेंज चल रहा था और अभी मैं 95 पुशअप्स कर सकता हूँ। 95 पुशअप्स आप कर सकते हैं। मेरे पास फुल वीडियो होता है उसका। कमाल यार। फुल वीडियो होता है उसका मेरे पास, मतलब मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, वो हाफ डालता हूँ कट कट करके। तो लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं एक बार ऐसे स्टार्ट हो जाए, अपनी पोजीशन पकड़ लूँ, तो 30 पे 30 लगाता हूँ एक बार में, 30 पुशअप्स। उसके बाद 5 सेकंड उसी पोजीशन में होल्ड करता हूँ, खड़ा नहीं होता हूँ, उसी पोजीशन में। फिर 20 लगाता हूँ, फिर होल्ड करता हूँ, फिर 10, फिर होल्ड, फिर 10, फिर होल्ड, फिर 5, फिर होल्ड, फिर 5 कर करके 95 पे रुकता हूँ। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। उससे फ़ायदा है सर, मतलब माइग्रेन पेन होता था वो ख़त्म हो गया मेरा, है ना। बॉडी थोड़ा सा फिट रहती है तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं कर सकता हूँ। और एक बात और होती है, जो लोग मेरा मजाक लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनसे मैं कह सकता हूँ कि भाई कितने पुशअप लगा सकते हो। मजे ले लेते हैं हम भी कि भाई लगाओ, आ जाओ, होने दो, हम डिसेबल हैं कि तुम पता चल जाएगा। वो चीज़ है। बहुत बढ़िया। आप संदीप माहेश्वरी जी से भी मिला था, मैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ उनसे मिला था और मैंने अपना शेयर किया, बहुत सारी चीज़ें उनसे बातें हुई, बहुत सारा उन्होंने मोटिवेशन हमको दिया। बस थोड़ा सा एक इशू ऐसा रहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको उस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब देखो बड़े लोग हैं, उनका क्या समस्या है उनकी, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनसे इंस्पायर होते हैं, शायद आप भी होते हैं, हम भी होते हैं, और जो ऑडियंस है वो भी होती होगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बताते हैं जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं, तो आप कुछ, जो मैं एक्चुअल में कोई कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उसके बारे में थोड़ी सी बात करते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तो हो सकता है अभी मैं इतना इंस्पायर करने वाला बंदा नहीं हूँ कि सर के पॉडकास्ट पर मैं आऊँ या फिर उनके साथ बातचीत जो है वो कैमरे पे आ पाए या उनके चैनल पे आए। हालांकि अभी एक वीडियो डाली थी उन्होंने जिसमें मैं भी था। उन्होंने, उनका प्रोसीजर सिंपल सा रहता है कि भाई आप आओ, सब लोग बैठ गए, फिर वो आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि हाँ भाई किस किस के क्या क्या क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे एक एक से, जिसका क्वेश्चन मुझे सबसे ठीक लगेगा मैं उसका जवाब दूंगा।
और बाकी का आप लोग अपने हिसाब से रिलेट कर लेना। और सीधी सी बात है भाई, उनने थोड़ी बुलाया आपको कि आपको आना है, हमने अप्लाई किया था कि भाई हमें जाना है, क्योंकि वो हमारे फेवरेट हैं। और मैं उनको एक मोटिवेशन की मिसाल आसान है ऐसे करके लेके चलता हूँ कि सर कह रहे हैं तो हो ही जाएगा, हम भी कर रहे हैं कोशिश। और वो चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है। बट हुआ क्या कि जब मैं वहाँ गया, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिसेबल हैं, और ईयरली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका या तो एक्सीडेंट हो जाता है या ऑपरेशन या कुछ ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं। 1,35,000 लोग सालाना हाँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में जाते हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में। तो हाँ, तो वर्ल्ड वाइड ये सब चल रहा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो व्यक्ति दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, अच्छी खासी एनर्जी के साथ काम कर रहा है, उसके सपने हैं, सडनली उसका एक एक्सीडेंट होता है या एक सर्जरी होता है, उसके बाद वो लेटा रह जाता है, सारे सपने ख़त्म, रेड क्रॉस, उसके बाद सारी उम्मीदें ख़त्म, जो कॉन्टैक्ट हैं, जो दोस्त रिश्तेदार हैं, उनमें से एक आध दो रह जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। जो भी होता है वो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, शायद कुछ कर्म होंगे पुराने जन्मों के हैं, या फिर आपको बोलेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप क्यों हाथ पैर मार रहा है। जो चिढ़ते हैं लोग वो खुल के हंसने लगते हैं आपके मुंह पे, अच्छा हुआ बेटा इसी के लायक थे तुम। तो वो चीज़ें बहुत हर्ट करती है लोगों को। मैं चाहता था कि सर उसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आदमी किस तरीके से, किस सोच के साथ आगे बढ़े। अब सर का जो है वो समझाने का तरीका बहुत यूनिक है। छोटी सी बात पे 45 मिनट बात कर सकते हैं, 1 घंटे बात कर सकते हैं। तो अगर वो इस बारे में बात करते, शायद उनको ऐसा लगा कि मैं चाह रहा हूँ कि वो, अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था कुछ टाइम पहले सर का, तो उनको शायद ऐसा लगा कि मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स के खिलाफ वो कुछ करें या कुछ भी हो। मुझे नहीं पता कि उनने क्या सोचा, नो ऑफेंस, मैं उनके बाद कुछ कह भी नहीं रहा हूँ कि उनकी गलती है कि नहीं है। मैं बस इतना सा कह रहा हूँ कि उनको अगर थोड़ा सा क्वेश्चन सही से समझ आया नहीं, शायद उनको इस फील्ड में नॉलेज नहीं हो, मेडिकल फील्ड है शायद नहीं हो, तो मैं बस उनको ज़्यादा घुसने के लिए नहीं बोल रहा था, वो अपने ही सोच के साथ बताएं कि सपोज़ करो संदीप सर हैं, अगर उनके साथ ही कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे वैसा हो, लेकिन अगर हो जाए कि कल से ही भाई सब कुछ ख़त्म, टोटल बेड रेस्ट है, टॉयलेट नहीं निकल रहा, लैट्रिन नहीं निकल रही, सोचना बंद हो गया, आप कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, चल के जा ही नहीं पा रहे हो, 2 लोग चाहिए उठाने के लिए, भगवान ना करे कंपनी क्रैश हो जाए, पैसा ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर आप क्या करोगे भाई। शरीर से भी गए, पैसे से भी गए, काम से भी गए, लोगों से भी गए, कॉन्टैक्ट से भी गए, सामने ब्लैंक दिख रहा है, बस एक चीज़ नज़र आएगी, पंखा है, लटक जाओ। उस फील्ड में आप क्या करोगे, मैं ये जानना चाह रहा था। तो आपको जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा आशीष हम आपकी स्टोरी से इंस्पायर हैं, आई होप आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करेंगे, और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक ग्रीटिंग कार्ड मिला था हमको साथ में, 45-40 मिनट उनको सुनने का मौका मिला था, उनका जो स्टूडियो है उसको विज़िट करने का मौका मिला, जो वाइब थी वो फील की हमने, जो उन्होंने समझाया वो भी अच्छा था, वो भी समझा। बट हम चाह रहे थे कि हम तो समझ रहे हैं और हम में इतनी नॉलेज है, जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4 लोग आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम सच में कुछ नहीं कर सकते, तो वो पूरा सोच चुके होते हैं कि अब तो हमारा कुछ होना ही नहीं, अब तो बिस्तर पर निकलना पूरा जीवन। तो मैं चाह रहा था कि उनको वो एक नई दिशा दें। तो शायद अभी हम उस काबिल नहीं हुए कि हमारी बात को ढंग से सुना जाए, कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बेसिक सा सिंपल है, बस मेरी एक दिली ख्वाहिश और भी थी। मैं वहाँ पहुँचा, मैं एक कैमरा था मेरे पास, ये गोप्रो है मेरा, ये था मेरे पास, और इसको लेके मैं वहाँ पहुँचा। एक मैंने दोस्त दोस्त से फ़ोन उधार लिया था, आईफोन, कि भाई उनके साथ जब फ़ोटो हो या वीडियो हो तो वो थोड़ा अच्छा बन जाए। कभी कभी अगर लाइट अच्छा नहीं है तो गोप्रो में वीडियो अच्छा नहीं आता है, कैमरा आईफोन का थोड़ा सा कवर कर लेता चीज़ों को। मैं 2 फ़ोन एक कैमरे के साथ में अंदर घुसा, गार्ड साहब बोले अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैंने उधर ही कैमरा रख दिया। मैंने कहा सर एक फ़ोटो हो पाएगा क्या? तो अगले 5 मिनट में एक जो भी उनका रूल रेगुलेशंस होता है, बोले सर के साथ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, और सर से आप कह भी नहीं सकते क्योंकि वो मना नहीं कर पाएंगे, और सिक्योरिटी रीज़न से हम लोग अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो उनसे कह भी नहीं सकते थे। अब सोचने वाली बात है, मैं डिसेबल हूँ, पूरी रात जाग के जनरल डब्बे में सफ़र करके दतिया से, मतलब दतिया का छोटा सा गांव है हमारा मलियापुरा, वहाँ से ग्वालियर गया, ग्वालियर से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से मैं जनरल डब्बे में धक्के खाते हुए गया। मेरे पास वीडियोज़ है, मैं दिखा दूँगा आपको। तो मैं दिल्ली गया, सुबह 4 बजे पहुँचा, पूरी रात सोया नहीं मैं। उसके बाद फिर मैं वहाँ गया, मेरा पुशअप चैलेंज चल रहा था, तो अपना एक अखाड़े पे पहुँचा, एक्सरसाइज की, नहाया और उधर से रेडी होके फिर मैं मेट्रो वगैरह में घूमते हुए 10 बजे 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा सर के पास।
एक फ़ोटो मिल जाती तो हमें अच्छा लगता। बहुत ही शानदार बातचीत रही आशीष यार, बहुत मज़ेदार। आपकी वीडियोस हम देखते हैं, हमें बहुत सारा मज़ा आता है। मैं चाहूँगा कि एक पुशअप चैलेंज मैं भी करूँ आपके साथ में। 100%। ठीक है, और हम देखते हैं कि कितना कर सकते हैं, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं आपके बराबरी में। बहुत मज़ेदार है यार कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे उनको एक ज़रिया बनाया जो आज आपको फ्यूल करता है और जो आपके कंटेंट में, आपके वीडियोस में, आपकी बातों में झलकता है। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, फिलहाल एक इंस्पिरेशन लेने वाला आपके सामने बैठा है, तो बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। सर डिसेबल लोग जितने भी हैं उनको बस ये चीज़ सोचनी चाहिए। 3-4 पॉइंट में जल्दी ख़त्म करूँगा। सबसे पहले ये सोचना है कि हम अभी कहाँ हैं, चाहे वो नॉर्मल बंदा भी हो, सबके लिए कहना चाहूँगा। ये नहीं सोचना कि ज्ञान दे रहा है, सीरियसली नोट कर लेना। क्योंकि आपने कहा ना कि जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकली से ज़्यादा हमारी मेंटल डिसेबिलिटी है। हाँ, तो इस कैटेगरी में तो आपने वैसे ही बहुत लोगों को रख दिया है, क्योंकि हैं भी मेंटली तो मान ही रहे ना। थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बॉस चिल्ला गया, नौकरी सही नहीं चल रही, या फिर नौकरी छूट गई, तो वो लोगों को लगता है ब्रेकअप कि हो भाई, गया हाँ, या फिर नुकसान हो गया। हाँ, ब्रेकअप और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बच्चे कर रहे हैं आजकल। तो मेन ये है सर कि सबसे पहले आप ये देखो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। आपके पास अभी करंट क्या रिसोर्सेज हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्या डेवलप कर सकते हो, क्या स्किल सीख सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, वो चीज़ें लिखो। चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे वो एक्सरसाइज के बारे में हो। बेसिक चीज़ क्या है वो कर सकते हो। उसके बाद जब आप उस पर धीरे धीरे काम करो, मेडिटेशन, योगा करना बहुत कंपलसरी है, जिससे माइंड फ्री हो जाता है। अगर आप सुबह के टाइम जागो थोड़ा सा, 5-6 बजे के आसपास, मैं नहीं कहूँगा 10 किलोमीटर दौड़ो, थोड़ा सा वॉक कर लो। उसके बाद अगर आप जहाँ भी आपको अच्छा हवा फील हो रहा हो सुबह सुबह का, वहाँ पे आंख बंद करके अगर आप 15-20 मिनट एक चीज़ पे फोकस करते हो, किसी भी टॉपिक पे, सपोज करो आप ही हो, आप अपने पॉडकास्ट में क्या बेहतर कर सकते हो, क्या कमी हो गई, इस चीज़ के बारे में सोच लो बैठ के। तो जब आप आंख खोलोगे ना 15 मिनट के बाद, अलग ही क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि और कोई चीज़ डिस्टर्ब करने वाली आपके पास होगी नहीं। तो मेडिटेशन बहुत काम करता है। एक कंपैरिजन बहुत काम करता है कि आप कहाँ हो, कहाँ जाना है, उसके लिए क्या क्या करना है, उस फील्ड में कौन बेस्ट है, जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनसे आप संपर्क कैसे कर सकते हो। डिसेबल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो भी लोग हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या है जिसमें आपको जानना है। बट मैजिक की उम्मीद मत करना कि भाई आप कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हमारी लाइफ में मैजिक हो जाएगा, हम एकदम से ठीक हो जाएंगे। कोई दवा नहीं है, कोई घूटी नहीं है जिसको पी के आप दौड़ने लग जाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन। एक लड़का और है, डीके व्हीलचेयर फिटनेस के नाम से। अच्छा, वो अगर आप देखोगे ना, देखते देखते रो जाओगे आप। कमाल। मतलब उसका कमर से नीचे अभी भी मेरे से भी ज़्यादा डल सिचुएशन है, बट वो एक्सरसाइज इतनी करता है कि आपको लगेगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा। यूट्यूब पर डालता है, डीके व्हीलचेयर फिटनेस के नाम से उसका चैनल है। तो है एक कामेश्वर है, उसका एक पैर कट गया एक्सीडेंट में। वो बंदा रोज कमाता है, जितना कमाता है उसमें से खुद रखता है और बचा कुचा डोनेट कर देता है। उसकी वीडियोस बना के डालता है। 2-2.5 लाख फॉलोअर हैं उसके इंस्टाग्राम पे। क्या बात है। मतलब जब कुछ नहीं बचा उस टाइम में डोनेट करने का जो बंदा सोच रहा है, उसकी सोच कहाँ होगी। तो ये चीज़ है। तो बस इसी के साथ चीज़ हमें भी यार बहुत इंस्पिरेशन देती है, और कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाते हैं, लेकिन शायद अंदाज़ा भी नहीं होता है कि किसी की ज़िंदगी जब पूरी तरीके से बदल गई है, वो शायद वापस वैसा हो ही नहीं सकता। बावजूद उसके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि मैं क्या, अब मेरे पास क्या बताए। जैसे आपने जो 4 स्टेप्स में जो बात कही यार, ये ना ये रामबाण चीज़ है भाई। किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारी दुनिया जो है वो खत्म हो गई है, हम शैटर्ड हो गए हैं, अब हम कुछ और नहीं कर सकते। मैंने ये देखा है भाई, पता चला आरसीबी हार गई, किसी ने लटक के फांसी लगा ली। अरे यार, अब कोई हार गया, उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या वो जीत जाएगा तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। माना कि आप उसको पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आपकी लाइफ का उससे क्या लेना देना है। आप अगर मेंटली इतने ज़्यादा कमज़ोर हो तो फिर आपसे ज़्यादा डिसेबल तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी चीज़ों से, नंबर कम आए, पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। नाम नहीं लूँगा, बट एक मेरी नज़र में है, उसका एक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम चूक गया। पता चलता है कि उसने सोच लिया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मार्कशीट ख़राब हो गई। आप मुझे लिटरली ये बताइए, 12th की मार्कशीट आपने कितने दिन से नहीं देखी? कितने सालों से नहीं देखी मुझे। कभी आपकी लाइफ में आगे चल के किसी ने पूछा मार्कशीट कहाँ है, उस पर कौन सी है, आप 6 बार में पास हुए या 10 बार में हुए या 10 बार फेल हुए तब पास हुए?
उस पर कौन से मार्क्स लगे हैं, कौन सा नोट गोइंग लगा है। फॉरवर्ड मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आई हैड अ ब्रेकअप, ठीक है, जब वो हुआ तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म है, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यू नो, आई लॉस्ट मनी इन बिजनेसेस, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो लगता है उस मोमेंट में ये चीज़ है, जब आप आगे निकल जाते हो ना और आप पीछे देख रहे होते हो तो लगता है अरे यार वो इतना भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ हाँ। नहीं थी। ऐसे ही मेरी लाइफ में भी है, लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ झेल रहे हैं, बहुत से लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन जब मैं सोचता हूँ, पीछे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ही तो की हैं, कुछ हाँ, एक्सरसाइज मतलब ही तो अपने की ही काम तो कर रहे हैं यार, मेरे लिए तो एक्सरसाइज ज़रूरी है ना बस, हैं। मैं तो वैसे वही भी कर रहा हूँ। अगर ठीक भी होते तो भी एक्सरसाइज करते हैं। करेक्ट, फिट रहना है तो एक्सरसाइज करना ही है। करेक्ट। जब आप ऐसे देखते हो ना चीज़ों को कि यार मैं तो मेरा काम ही तो कर रहा हूँ, तब एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपकी लाइफस्टाइल का इतना अच्छा हिस्सा बन जाता है कि आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता और आप वो बन जाते हो। अब जब लाइक यार 95 पुशअप्स मार रहे हो, मतलब कमाल है। 365 तक लगानी है सर रेगुलर। 365 पुशअप्स तक? 365 डेज का पुशअप चैलेंज है, डे 1 से स्टार्ट हुआ है, कोई भी करेगा। हाँ, एक चीज़ और है, हाँ। कैमरे में बोल के सीधे बोल रहा हूँ, अगर आप लोग किसी भी चीज़ को, अगर आप जैसे आप 20-25 पुशअप लगा सकते हो, अभी देखेंगे। तो अगर लगा सकते हो, अगर आपको लगाना आता है 10-20-30 तक लगा लेते हो, तो फिर आपको कुछ सुपर ह्यूमन बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक से स्टार्ट करते हो तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। स्पेशली कभी दर्द नहीं होगा, थकावट महसूस नहीं होगी, कर रहे होगे उस टाइम पर लगेगा कि हाँ कुछ फील हो रहा है, मज़ा आएगा, लेकिन ये नहीं रहेगा कि हम पे होएगा नहीं। बस माइंड में सोचना, करने से पहले जरूर लगेगा कि बहुत हो गई यार, रुक जाते हैं, कहाँ तक लगे रहेंगे ऐसे, लेकिन करते हो तो होता है। बेहतरीन यार, थैंक यू सो मच आशीष। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94